हेलो फ्रेंड्स, ट्रीट मेंस के एसएसटी सिलेबस की दिशा बुक में से नेक्स्ट टॉपिक है सरकार का गठन और कार्य। इसमें सबसे पहले है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय रक्षा सेवाओं के सुप्रीम कमांडर कौन थे? तो राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत संघ में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, अर्थात राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य हो, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और 70वें संविधान संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्र दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होंगे। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होगा? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निम्न में से किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? तो राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को नहीं है, बाकी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। वह प्रत्याशी होगा तो भी कर सकता है, निचले सदन का सदस्य हो तो भी कर सकता है और कार्यवाहिक रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो तो भी कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। व्याख्या। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 55(1) विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की एकरूपता। 55(2) संघ राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच समता। 55(3) राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त गूढ़शलाका द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करते समय 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की आवश्यकता होती है। जमानत राशि 15,000 रुपये निर्धारित है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए किन्हीं 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? तो नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता है। जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहाँ उसे मात्र एक निक्षिप्त करना होगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। ठीक है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावली। 56(1) राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु वह स्वेच्छा से पद त्याग सकता है। उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने तक पद धारण करता है, लेकिन जब उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? तो उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देता है, जो कि अविलंब लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाती है लोकसभा स्पीकर को। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही है।
उसे अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण करेगा, सही है। राष्ट्रपति इस पर पुनर्निर्वाचन का पात्र है, सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है, नहीं, उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत के राष्ट्रपति कितने भी कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किए जा सकते, ये सही है, ठीक है। दूसरे या 2 कार्यकाल के लिए कितने भी, यदि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान की सीमा का उल्लेख नहीं है। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचित होने के लिए योग्यता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन तो 57 के तहत, पर निर्वाचन होने की जो योग्यता है वो 58 के तहत। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, वह संघ सरकार व राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र एवं राज्य के मंत्री आदि लाभ के पद नहीं है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए और लोकसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। पर राज्यसभा निर्वाचन नहीं, वो उपराष्ट्रपति का होता है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तो लोकसभा से निर्वाचित होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कौन कौन सी है, वह भारत का शर्तें हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रपति के पद के लिए वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। तो अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन की और न ही राज्य विधानमंडल के सदस्य होगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संसद विधि द्वारा अवधारित करती है। जब तक इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्तों का व विशेषाधिकार का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। राष्ट्रपति वेतन भत्ते में पदावधि के दौरान कोई कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति का पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेता है। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा कल्याण में निरत रहूंगा। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित करने की को संविधान और कानून को। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उनके हो संविधान का उल्लंघन किया होता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 61 में संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 2/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है दोनों में से किसी भी सदन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है, तो 61।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखने योग्य बात है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है और इनमें राज्यों की सभाएं भाग नहीं लेती है। महाभियोग में निर्वाचन में तो लेती है पर महाभियोग में नहीं लेती। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का मामला भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सब विवादों की जांच और निश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। भारत में निम्नलिखित प्राधिकारियों और संस्थाओं में से राष्ट्रपति या निर्वाचन संबंधित विवादों पर विचारण का प्राधिकार किसके पास है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय के पास है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है? तो 72। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को किसी अपराध सिद्धि दोषी व्यक्ति को दंड को क्षमा, प्रविलंब मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन करना, विराम, विशेष कारणों से दंड को कम करना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना, लघुकरण, बड़े दंड को कम करना, परिहार, दंड को कम करना, उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना करने की शक्ति रखता है। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को वृहद रूप से शासित करते हैं? तो अनुच्छेद 74 करता है, अनुच्छेद 75 करता है और अनुच्छेद 78 करता है, पर 79 नहीं करता है। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संबंध, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संबंध 74 करता है। ठीक है, 75 करता है और 78 करता है, 79 नहीं करता। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 एक राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है परंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 74(2) इस प्रश्न को किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी? अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति की जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। ये सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है मंत्रिपरिषद द्वारा, इसकी जांच के दायरे में नहीं आती तो जांच नहीं की जा सकती। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है? नहीं, वो तो लोकतंत्र लोगों द्वारा होता है ना। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो 2 और 3 सही है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु नामित करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना 80(1) और 3 में राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा के नाम से निर्देशित करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव हो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं? तो 12 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए गए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है? नहीं कर सकता। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है? जी बिल्कुल। वह दोनों सदनों का किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है? हाँ, सत्रावसान जरूर कर सकता है, पर विघटित नहीं कर सकता। वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बुला सकता है। अनुच्छेद 85(2) राष्ट्रपति समय समय पर किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है, किसी भी सदन का विघटन नहीं कर सकता, सिर्फ लोकसभा का ही विघटन कर सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र व वर्ष का प्रथम अधिवेशन सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है, परंतु संसद को उसके आह्वान का कारण बताएगा। संविधान के अनुसार क्या शब्दतः भारत को राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये उसकी शक्ति नहीं है। अध्यादेश का प्रख्यापन तो है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना है और क्षमादान करना है। संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, वो उसकी शक्ति नहीं है। 86 के अंतर्गत उनका अधिकार, ये राष्ट्रपति का अधिकार है संदेश भेजना, कि अपने अधिकार से, वो उसकी शक्ति नहीं है। ठीक है। जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दतः शक्ति के रूप में उल्लिखित है। संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा उदाहरण प्रदान करता है जो राष्ट्रीय संसद को दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। 87(2) अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। एक, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों के अभिभाषण करेगा और संसद में उसके आह्वान का कारण बताएगा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को ये अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोल और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले? तो 88 में। महान्यायवादी संसद अथवा मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता, तथापि अनुच्छेद 88 के तहत उसे यह अधिकार है कि वह किसी भी सदनों में किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले सकता है, किंतु वह मतदान नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन है? तो अध्यादेश जारी करने की। 1, 2, 3 अध्यादेश 2 फ्री। ठीक है। अनुच्छेद 1, 2, 3 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संसद के विराम काल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के अधिवेशन में आने के 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकते हैं। संसद एवं अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है। सुमलिखित नहीं है। अनुच्छेद और शब्दावली। 255 एक गैर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, वो बचपन से पूर्व मंजूरी देते आया है। 255 18(3) राष्ट्रपति की सहमति। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति से उपाधि धारण कर सकते हैं। 113(3) राष्ट्रपति से सिफारिश करनी है। 304 राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो ये गलत है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां और संवैधानिक उपबंध है। पूर्व मंजूरी अनुच्छेद 213 के परंतु का 255, 304, 349 सहमति के अनुच्छेद जिनमें राष्ट्रपति की सहमति का उल्लेख है। अनुच्छेद 18(3) और 18(4) पूर्व सहमति। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उपबंध है। 127, 128, 224 का 288 और 248। सिफारिश अनुच्छेद 3 का परंतु
113, 117 और 255। पूर्व सिफारिश अनुच्छेद 274। अनुमति अनुच्छेद 31 ग का पहला परंतक, अनुच्छेद 31 ग का परंतक, अनुच्छेद 111, 201, 213 का परंतक, 213 3 का परंतुक, 239 क 3 ग का परंतुक, 254 2, 255, 288 2, 268 2, 271 74, अनुसूची 5 का पैरा 5 4, अनुसूची 6 का पैरा 19 3, विचारानुच्छेद 31 ग का परंतुक, 31 ग का परंतक, 200 201 213 परंतुक का ख और ग, 213 3 का परंतुक, 239 क के परंतुक, 254 2, 288 2, 360 4, अनुसूची 6 3 2, अनुदेश अनुच्छेद 213 का परंतुक, 213 का परंतुक, 239 ख 1 का परंतुक, 239 ख और 2 ख। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा की जाएगी। किनके द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान होता है अतः राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है। इसके अलावा राज्यपाल, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश व संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति अनेक आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति को निम्न में से किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है? तो मुख्यमंत्री की, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री को भी नियुक्त, वो तो निर्वाचित तो होता है पर नियुक्त तो उनको राष्ट्रपति ही करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं की जाती और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र वारंट द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा। संविधान के उपबंधों में राष्ट्रपति के अधिपत्र अर्थात वारंट द्वारा नियुक्त होने वाले पदाधिकारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 124, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, राज्यों के राज्यपाल 155, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 217, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य 338 के, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य 338 ख। भारत के राष्ट्रपति की सलाह को पुनर्निर्वाचन हेतु कितनी बार कह सकता है? तो एक बार। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा, परंतु प्रथम बार उस सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकेगा। भारत में संसद द्वारा पारित किसी विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु लौटाने की हेतु राष्ट्रपति को दी गई समय सीमा कितनी है? तो पुनर्विचार हेतु लौटाने की कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित हो जाने के पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जो चाहे तो उस पर
अपनी अनुमति दे सकता है अथवा उसे रोक सकता है। राष्ट्रपति दोनों ही परिस्थितियों में बाकायदा इसकी घोषणा करता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु यदि संसद उस विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकता। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित किया गया है, जो राज्यपाल द्वारा सही है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है, सही है। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता, तो ये गलत है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधा अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं राष्ट्रपति कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ होती है, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ होती है, आपातकालीन और सैनिक शक्ति होता है, और राष्ट्रपति शासन और प्रतिरक्षा शक्ति ये नहीं होती। दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 5 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल की सलाह पर की जाती है, जबकि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 की धारा 45 के तहत की जाती है। यदि अधिनियम संसद के अनुच्छेद 239 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत बनाया गया है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से बने जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा किए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। 200 रुपये में स्वीकृत करके सुरक्षित रख लिया। अनुच्छेद 200, जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा विधान परिषद वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। परंतु यह और है कि जिस विधेयक से उसकी विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अलंकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है संकटापन्न हो जाएगा। ये उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। कितने प्रकार के आपातकाल का भारत के संविधान में उल्लेख है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का भारत के संविधान में उल्लेख है। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी वाइमर से लिए गए हैं। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। प्रथम में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक नहीं की गई है। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। तो 352 में आंतरिक अशांति शामिल नहीं है, बाकी युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण शामिल है, ठीक है, पर आंतरिक अशांति शामिल नहीं है। देखो, बाह्य आक्रमण करेंगे, बाहर से लोग आक्रमण करेंगे तो युद्ध ही करेंगे और सशस्त्र विद्रोह ही करेंगे, पर आंतरिक अशांति उसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति 352 राष्ट्रपति, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सैन्य विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको आंतरिक 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह में इनकी स्थिति में इसका प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार घोषणा है कि 1 माह के भीतर संसद द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। इसे आगे जारी रखने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा
प्रत्येक 6 माह पर इसकी पुष्टि होनी आवश्यक है। यदि आपात स्थिति सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू की गई है तो अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता। भारत में आपात उद्घोषणा चीन आक्रमण 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत पाक युद्ध 3 दिसंबर 1971 से 75 राष्ट्रपति वीवी गिरी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। आंतरिक अशांति के कारण 25 जून 1975 से मार्च 1977 राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अब तक 3 बार लागू किया जा चुका है। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। तो अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न कर दे, तो ये गलत है। अनुच्छेद 356 के अधीन, क्योंकि संघ के मंत्री नहीं, राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, तो सही है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है, तो सही है। वित्तीय आपातकाल आज तक जारी नहीं हुआ, तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषित किया कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो ये किया 25 जून 1975 को। किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतःस्थापित किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, मोरारजी देसाई सरकार के समय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? थे 355। अनुच्छेद 355 आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है जो संविधान के भाग इससे में शामिल अनुच्छेद 352 से 360 में शामिल है। अनुच्छेद 355 में संविधान में उस प्रावधान को संदर्भित करता है जिसे कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, साथ ही इस बात को सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात में किन दशाओं का उल्लेख है? तो बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदित किया जा सकता है। राज्यों की आपात स्थिति 356, इसके अंतर्गत की गई राष्ट्रपति घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। दोनों सदनों के विशेष बहुमत के प्रस्ताव से इसे एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की आपात स्थिति की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी। वर्तमान में ये व्यवस्था है कि जब राष्ट्रपति शासन राज्य में 1 वर्ष की अवधि के बाद या इससे अधिक समय तक संसद द्वारा लागू किया जाएगा तो चुनाव आयोग से यह प्रमाणित कराना जरूरी है कि इसकी उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती। इसके अधीन सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 पेप्सू राज्य पंजाब राज्य में 20 जून 1951 को लागू किया गया। सबसे अधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर व उत्तर प्रदेश में 9 बार लागू किया गया। 10 बार मणिपुर को मणि दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सर्वाधिक बार 50 बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है? तो 356। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया? तो मणिपुर में ज्यादा मणियादी। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा इस अधिकतम अवधि के लिए जारी रह सकती है। तो 356 की आपात उद्घोषणा 3 वर्ष तक। आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रह सकते हैं? तो 6 माह तक। राज्य सूची के लिए बनाए गए कानून 6 माह तक। अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं? तो कौन कर सकते हैं? वित्तीय 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की स्थिति अनुच्छेद 360 जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या इसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में है, तो यह घोषणा की जाती है कि वित्तीय आपात की अवधि में 2 माह किंतु संसद द्वारा अनुमोदन पश्चात अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। उनका बार बार अनुमोदन आवश्यक नहीं है। आपात की समाप्ति उद्घोषणा वापस लेने तक संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर की जा सकती है। वित्तीय आपात काल के दौरान संघ के अधीन सेवाएं करने वाले किसी या सभी व्यक्तियों, जिसमें अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी है, तथा राज्य के मामलों में जुड़े सेवारत लोगों में वेतन और भत्तों की कटौती की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है, हालांकि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में इसकी धमकी दी गई थी। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक रह सकता है? तो 2 महीने तक। वित्तीय आपातकाल 2 जनों का आता है, इसलिए इनमें से किस आपातकालीन स्थिति की घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई है? तो वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न आपातकाल की स्थिति की घोषणा आज तक नहीं हुई है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है और भारत के किसी भी क्षेत्र भाग में वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो जब, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल के दौरान विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। वित्तीय आपातकाल के दौरान घोषणा सामान्य 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्न से कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20-21 को नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति की मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति दी गई है। जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा ये घोषित कर सकता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में ऐसे अधिकार को अनुच्छेद 20 अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़कर जो आदेश में उल्लेखित किए जाए प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में आवेदन करने की अधिकार निलंबित रहेगा। ये आदेश पूरे भारत व उसके किसी एक भाग में के लिए हो सकता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? तो 52 और 73। 73 तो उपराष्ट्रपति के लिए और 52 राष्ट्रपति के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 63 और 73 में उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। निम्नलिखित में से किस विषय पर विधान पुनर्स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सुपारिश की आवश्यकता नहीं होती? नागरिकता के अधिकार की विनियम से संबंधित विधेयक में नहीं होती। बाकी व्यापार की स्वतंत्रता के लिए होती है, वित्त के लिए होती है और राज्यों के निर्माण व वर्तमान राज्यों की सीमाओं के लिए होती है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश
प्राप्त किए बिना न तो पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किए जा सकते हैं, उन्हीं पर चर्चा की जा सकती है। राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता निम्नलिखित दशाओं में पड़ती है। पहला है नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन संबंधित विधेयकों को पुनर्स्थापित करने के लिए होती है, और वित्तीय मामलों के संबंध में विधेयकों को पुनर्स्थापित करने या संशोधन प्रस्तुत करने के लिए होती है, तथा किसी कर को कम करने, उसका उत्पादन करने का उपबंध करने और संशोधन प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं होती। 110 की पठित सिफारिश। कर लगाने जिससे राज्य हितबंध है, संबंधित विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए या संशोधन प्रस्तुत करने के लिए। ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए जिससे अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े। किस विधेयक को संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? नवराज्य के गठन संसद की सहमति आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद में पुनः स्थापना से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? तो विधेयक जो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की मंशा रखता है उससे। निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के आपातकालीन उपबंधों को संघ का अन्यतम हथियार कहा है? तो हथियार ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रीन कलर का हथियार। किस लेखक ने ये चिंता व्यक्त की है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदेश शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकेगा? तो एलन ग्लैडहिल ने। तानाशाही माहौल एलन में है। सुमेलित करना है तो राष्ट्रपति की निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल तो है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं है 58 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में, और राष्ट्रपति महाभियोग के आधार पर संविधान में उल्लंघन उल्लंघन है। महाभियोग का पे उल्लंघन तो है 61 में, राष्ट्रपति का महाभियोग है 56 में। संविधान के अंदर 56(1), 61 और 361 का पहला परंतु महाभियोग से संबंधित है। 56(1) में महाभियोग उल्लेख है, जबकि 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। 56 में तो महाभियोग का उल्लेख है, पर 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति इसीलिए तानाशाह नहीं बन सकता क्योंकि संविधान का उल्लंघन के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उससे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना पड़ता है, इसीलिए तानाशाह नहीं बन सकता। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार सभी कार्यों चाहे आपातकाल की उद्घोषणा, अध्यादेश को जारी करने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है, अतः वह 1 और 4 के तहत दी गई शर्तों के कारण तानाशाह नहीं बन सकता। ये 2 कथन दिए गए, उनको देखिए। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, सही है। और जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया तो है, पर सबने नहीं किया। तो AR दोनों सही है, पर RA की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक अवधि तक पदासीन रहने वाले राष्ट्रपति थे। इन्हें लगातार 2 बार 52 से 57, 57 से 62 राष्ट्रपति निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता की मतों की गणना हुई है? तो वीवी गिरी 1969 से 1974 स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते दूसरे चक्र की गणना से निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति। भारत के अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की निश्चित की गई तिथि 19 जुलाई 2022। 2012 प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति के पद की शपथ 25 जुलाई 2012 को ग्रहण की। वर्तमान में राष्ट्रपति के 16वें
चुनाव 18 जुलाई 2022 की मतदान गणना 21 जुलाई 2022 से निर्वाचित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली प्रथम आदिवासी एवं देश की दूसरी महिला, इस पद पर सुशोभित करने वाली 15वीं व्यक्ति, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने के कारण इन दोनों क्रमों में एक ही अंतर नजर आ जाता है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को हुआ था। भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा जा चुका था। तो भारत रत्न डॉक्टर राधाकृष्ण और एपीजे अब्दुल कलाम बन गए थे राष्ट्रपति बनने से पहले। भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए और डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति पद के दौरान और श्री वीवी गिरी 1975 और एपीजे अब्दुल कलाम 1997। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला? तो राधाकृष्णन, ठीक है, और वो भी थे, कलाम भी थे। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो बीड़ी जलाने का कार्य किया। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 केंद्रीय मंत्री कार्यकाल में मृत्यु और सर्वाधिक 29 अध्यादेश जारी किए। बीड़ी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति और पूर्व में उपराष्ट्रपति थे। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए वो थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी थे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो क्या रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं।